राधे राधे बच्चों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स चैप्टर 2 11th फिजिक्स के। ठीक है, चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकेंड। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 1 डिग्री होता कितना है। 1 डिग्री ये एक एंगल है, ये थीटा की एक डेफिनेशन होती है आर्क और रेडियस पे डिपेंड करती है, और वो डेफिनेशन है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज को इस तरीके से गोल घुमाते हैं तो हमारे पास, और उसी पोजीशन पे वापस लाते हैं जहां से चालू किया था, तो हमारे पास एक एंगल आता है 360, और वो 360वां हिस्सा, इस पूरे सर्कल का 360वां हिस्सा कहलाता है 1 डिग्री। ठीक है, अगर हम किसी चीज को पूरा गोल घुमाते हैं और उसका 360वां हिस्सा लेते हैं तो वो कहलाता है आपका 1 डिग्री। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इसके और डिवीजन भी किए जा सकते हैं। इसके और डिवीजन भी किए जा सकते हैं, जैसे 1 मिनट, उसी 1 डिग्री का 60वां हिस्सा, एक सेकेंड, इस 1 मिनट का 60वां हिस्सा। ठीक, यही चीजें इस क्वेश्चन में पूछी गई है। देखो 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 मिनट को किस तरह लिखा जाता है? एक के ऊपर एक डैश बनाकर, 1 सेकेंड, ये 3 यूनिट समझ लिया अभी हमने। 1 मिनट होता है 1 डिग्री का भी 60वां हिस्सा। 1 डिग्री होता है पूरे सर्कल का 360वां हिस्सा, और 1 सेकेंड होता है 1 मिनट का 60वां हिस्सा। अगर आप 1 मिनट की जगह पे 1/60 डिग्री लिखें तो ये हो जाता है करीब 1/3600 डिग्री। तो 1 मिनट 1/60 डिग्री और 1 सेकेंड 1/3600 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी कौन सी यूनिट हुई तुम्हारी? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड 1 डिग्री का 3600वां हिस्सा, 1 मिनट 1 डिग्री का 60वां हिस्सा, और 1 डिग्री एक पूरे सर्कल का 360वां हिस्सा। ठीक, इस पूरे सर्कल में एंगल आता है टोटल आपका 360 डिग्री। इसकी एक और यूनिट है जिसे हम एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं, वो है 2 पाई रेडियन। अगर आप पूरा एक चक्कर काटते हैं तो एंगल आता है 360 डिग्री, और उसी वक्त एंगल आता है रेडियन में 2 पाई। अब मैं आपको पहले पाई की वैल्यू बताता हूं। यहां पे पाई की वैल्यू है 3.14 रेडियन। तो 360 डिग्री जो पूरा एक चक्कर है वो इक्वल है 2 पाई के, मतलब 2 इंटू 3 पाई 3.14 रेडियन। RADS की शॉर्ट फॉर्म है। ऐसा यूनिट है इसलिए डॉट वगैरह मत लगाना। तो कितना बन गया? 6.28 रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री।
ठीक है, अब बात आती है रेडियन को एंगल में कन्वर्ट करने की। 360 डिग्री अगर 2 पाई है तो 180 डिग्री कितना हो गया, 1 पाई, और 1 डिग्री कितना हो गया, पाई बाय 180 रेडियन। पाई का मतलब 3.14, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन आए, 1 डिग्री में आए 3.14 बाय 180 डिग्री रेडियन। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1.74 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। एक तो ये क्वेश्चन पूछा था 1 रेडियन, 1 डिग्री में कितने रेडियन है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, 1 मिनट में, यानी कि 1/60 डिग्री में कितने रेडियन है। तो फिर वही बनेगा यहां पर 1.74 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन है 1 डिग्री में, उसको डिवाइड कर दो 60 से। 1.74 10 की पावर -2 रेडियन है 1 डिग्री में, उसको डिवाइड कर दो 60 से, तो आपके पास आ जाएगा 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में कितने हैं 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। ठीक, अब 1 सेकंड में कितने, तीसरा क्वेश्चन है 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में आता है 1/3600 डिग्री, यानी कि 1.74 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन डिवाइडेड बाय 36, ये आएगा आपका 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। अब यहां से आपके पास 3 वैल्यू आ गई, एक डिग्री इज इक्वल्स टू 1.74 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। और 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 1 रेडियन में वहां से देखो कितने आएंगे 180 डिग्री बाय पाई। ठीक है, 3 से पूरा जाता तो 60 के आसपास आता, 60 से छोटा आएगा 56.6 डिग्री। चेक कर लेना एक बार इस पर। ठीक है, ये चारों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, चारों वैल्यू आपके बार बार यूज में आती रहेगी, 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकंड और 1 रेडियन। पीछे चलते हैं एक बार क्वेश्चन के पास, क्या पूछा था क्वेश्चन ने। एनसीईआरटी पूछ रही है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकंड इन रेडियंस। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए पहले हमने समझा कि 1 डिग्री क्या होता है, 1 मिनट क्या होता है और 1 सेकंड क्या होता है। फिर हमने देखा कि उसको किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, और फिर ये फॉर्मूला समझा 360 इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, और अगर 360 2 पाई रेडियन के इक्वल है तो 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होगा, 1 डिग्री होगा पाई बाय 180 के, और वहां से हमें तीनों वैल्यू मिल गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A man wishes to estimate the distance of nearby tower from him. ठीक है, he stand at a point A, वो A पॉइंट पे खड़ा हुआ है, in front of the tower C and spot a very distant object, और देखता है बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को, in a line with AC. Then he walk perpendicular to AC. फिर वो AC से, जो AC है आपका, इस AC से परपेंडिकुलर वॉक करता है वो A से B तक। ठीक, कितना मीटर, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर चलता है। एंड लुक एट O, और O की तरफ देखता है, एंड सी अगेन
since O is very distant, the direction OB is particularly the same as OA. OB और OA की डायरेक्शन सेम है, but he find the line of sight of C shift from the original line to angle 40 डिग्री। ये 40 डिग्री है बेटा। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर। ठीक है, अब आपको ये एस्टिमेट लगाना है, ये कितना है, एसी पता लगाना है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो यहां पे मुझे ये एंगल दिया है 40 डिग्री, ये इसके साथ ऑल्टरनेट एंगल पोजीशन पे है तो ये भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर मैं यहां पर 1040 का फॉर्मूला लगाऊं तो 1040 क्या कहता है, 1040 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस। जिसमें आपका परपेंडिकुलर है 100 मीटर, बेस आपको पता नहीं है इसलिए उसको उठा के उधर ले जाएंगे, 1040 को उधर ले आएंगे। ठीक है, 1040 को हम टेबल से देख सकते हैं, हमारे पास टेबल होती है। वैसे भी 1045 की वैल्यू 1 होती है तो 1 से थोड़ा सा ही कम होगा, कुछ 0.9 के आसपास, तो इसको चेक कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली opposite point A and B on the earth। ठीक है, the angle theta subtended at moon by the 2 direction of the observer is this। एंगल कितना है, 1 डिग्री 54 मिनट। ठीक है, एंगल कितना है, 1 डिग्री 54 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री का मतलब कितना है, 60 मिनट अभी बताया था, और 54 मिनट, टोटल कितना हो गया, 114 मिनट। इसको कन्वर्ट करो एसआई यूनिट में, 114 मिनट मल्टीप्लाई में 2.91 10 की पावर -4 रेडियन, जो भी थोड़ी देर पहले सिखाया था। आपके पास एंगल आ गया, एंगल आ गया। देखो 1 डिग्री 54 मिनट उसने दे रखा था, 1 डिग्री को मैंने कन्वर्ट किया 60 मिनट में, 60 मिनट को मैंने 54 मिनट में ऐड करके 114 मिनट बना दिया। ठीक है, और एंगल आया 114 मिनट मल्टीप्लाई में 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। अब गिव द डायमीटर ऑफ अर्थ। अच्छा, आपको डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है, गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1 ये जो डायमीटर है इसको हम बेस लाइन कहते हैं। बताऊंगा अभी क्या करना है इसमें, 1.276 10 की पावर 7 मीटर। चलो ये भी दिया हुआ है, तो कंप्यूट द साइज ऑफ मून। मून का साइज पता लगाओ। अभी पता लगाते हैं, पहले मैं इसके बारे में कुछ बता दूं आपको। अगर कभी आपको किसी हेवनली बॉडी, प्लैनेट या किसी सैटेलाइट या स्टार का डिस्टेंस पता लगाना हो, अर्थ से डिस्टेंस पता लगाना हो, तो आप अर्थ पे 2 पॉइंट लेते हैं, जैसे ये। ठीक है, अब आप यहां से देखते हैं मून को एक बार, और यहां से देखते हैं मून को एक बार। ठीक है, और यहां पर अपने टेलीस्कोप पे एक एंगल बनाते हैं जो चेक करते हैं कितना आया, और यहां पे चेक करते हैं। ठीक, उसी एंगल को आप यहां बना देते हैं, 5 1 5 2, वही ऑल्टरनेट एंगल है। अब आपके पास एंगल थीटा आ चुका है, वो है 5 1 प्लस 5 2। इसके सामने जो आर्क है वो है बेस लाइन, बी होता है आपका बेस लाइन, इसे हम बोलते हैं आर्क। और यह है आपका रेडियस, जो दूरी है उस हेवनली बॉडी की हमारी अर्थ से। एस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स टू द अर्थ। और उस डिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं, एस से। और वो डिस्टेंस क्या है इस वक्त, रेडियस। हम जानते हैं एंगल यानी कि थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कौन है, यहां पे आर्क का रोल प्ले कर रहा है बी, बेस लाइन। आर्क है हमारा बेस लाइन, और रेडियस कौन है, ये एस। ठीक,
और अभी हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एस, तो वो हो जाएगा थीटा बाय बेस लाइन। ये है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट मेजर करने का तरीका। करने का तरीका, ये तो हो गया। अब अगर आपने मून का या किसी भी हेवनली बॉडी का, प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर कर लिया, तो अब उसका साइज भी मेजर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास एस है। अब उसका साइज कैसे निकालोगे? अब मुझे अर्थ पे सिर्फ कोई एक पॉइंट चाहिए। अर्थ पे किसी एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ और उस ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट को देखो और दूसरे पॉइंट को देखो, उसे नाम दे दो बेस लाइन। ठीक है, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, अब यहां से एक देखो और यहां से दो देखो, ये क्या है? उसकी बेस लाइन। और ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? एंगल। ठीक, अब ये है वो एंगल। फिर वही जो आपका टेलीस्कोप है, उस पर आपने एंगल कैलिब्रेटेड टेलीस्कोप लिया जिसके ऊपर एक एंगल बना हुआ है और ये एंगल मेजर कर लिया। ये डिस्टेंस पिछले वाले एक्सपेरिमेंट से आपके पास आ गया था। अब तुम्हें बेस लाइन निकालनी है। फिर से थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो बेस लाइन कितनी आई? थीटा इंटू रेडियस। एक्चुअल में बेस लाइन है क्या इस बार बेस लाइन है डायामीटर ऑफ गिवन प्लैनेट या कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना उसका? एरिया। एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर है ना ये, तो 4 पाई, डायमीटर को आपने बोल रखा बेस लाइन का हाफ का स्क्वायर। अगर बेसलाइन आपका डायमीटर है तो रेडियस होगा उसका आधा और 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा आपका एरिया। किसका एरिया? स्फेयर का एरिया। तो ये है तरीका किसी प्लेनेट का एरिया निकालने का। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। हमें डिस्टेंस निकालना है, मून का साइज नहीं, गलती से मून का साइज लिख दिया मैंने। मून का डिस्टेंस अर्थ से निकालना है, ये काम है हमारा। तो ये क्या होगा आपका? फिर वही लगाओ, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस क्या आएगा? बी बाई थीटा। ध्यान रखना जो आपका बी है वो एसआई यूनिट में 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। तो ये भी आपका एसआई यूनिट में होना चाहिए, यानी कि रेडियन में। ये लो, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो मैथ की ट्यूशन ज्वाइन करो परवेश सर के पास। आगे एग्जांपल नंबर 4 उल्टा है। सन का एंगुलर डायमीटर दे रखा है आपने, ये सन है, इसका एंगुलर डायमीटर अर्थ से मेजर किया हमने, वो दे रखा है आपने थीटा। वो कितना है? 1920 सेकेंड। उस 1920 सेकेंड को सेकेंड की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 4.91 इंटू 10⁻⁻6 और रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ये डिस्टेंस अगर हमारे पास हो तो सन का साइज मेजर कर सकते हैं, और अगर साइज हमारे पास हो तो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। देखते हैं क्या देता हूं। द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज दिस। वो डिस्टेंस सन फ्रॉम द अर्थ है 1.496 10⁻11 मीटर। ये मैं आपको बता चुका हूं, इसको बोलते हैं हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे? निकालना क्या इस बारी? बी। तो थीटा इक्वल्स टू बी बाय एस। तो बी इज इक्वल्स टू थीटा इंटू एस। थीटा कितना है? 1920 मल्टीप्लाई में 4.91 10⁻⁻6 और एस कितना है आपके पास? 1.496 10⁻11 मीटर। ये बना आपका थीटा, वो भी किसमें? एक मिनट, गलती से थीटा लिख दिया। ये बना आपका बेस लाइन, वो भी किसमें? मीटर में। ठीक है, चेक करो इसको। क्या फॉर्मूला लगाया? ये वाला फॉर्मूला क्या है? आपका बेसिक एंगल का फॉर्मूला है। एंगल की डेफिनेशन है थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। कभी ये नहीं दिया होता
तो ये निकाल लेते हम इन दोनों की मदद से। कभी ये नहीं दिया होता तो ये निकाल लेते हम इन दोनों की मदद से। ठीक है, चेक करो दोनों क्वेश्चन, इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, इसको भी नोट कर लो वीडियो पॉज करके। दोनों एग्जाम्पल का बेस कहां है वो भी दिखा देता हूं मैं आपको, इसको नोट कर लो। इसके ऊपर नाम लिख लेना, डिस्टेंस बिटवीन एनी हेवनली बॉडी टू द अर्थ। इसमें लिख लेना, टू डिटरमाइन द साइज ऑफ एनी हेवनली बॉडी विद द हेल्प ऑफ लाइट और टेलीस्कोप और ब्ला ब्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है इफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इन द रेंज ऑफ, पहले हम साइज ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं। ये होता है 10⁻⁻15 यानी कि फर्मी मीटर। कुछ बातें बीच बीच में देखा करो, इसे कहते हैं फर्मी। 10⁻⁻15 मीटर को कहते हैं फर्मी। इज स्केल्ड अप टू अ टिप ऑफ शार्प पिन। व्हाट रफली इज द साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम मैं बता देता हूं आपको। साइज ऑफ एटम होता है 10⁻⁻10 मीटर रफली। इसका मतलब होता है 1 आंगस्ट्रॉम। ठीक है, एज्यूम टिप ऑफ पिन टू बी द रेंज ऑफ 10⁻⁻5 मीटर टू 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, वो कहता है अगर साइज ऑफ न्यूक्लियस को मैं निकालना चाहूं, साइज ऑफ न्यूक्लियस को मैं निकालना चाहूं टिप के साइज पे। ठीक है, टिप का साइज देखो कितना है। ठीक है, इज स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ शार्प पिन, व्हाट रफली इज द साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ एटम कितना होगा, तो सबसे पहले तो ये बताओ साइज ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स ऑफ न्यूक्लियस। अगर 1 न्यूक्लियस इज इक्वल टू साइज ऑफ टिप, तो 1 एटम इज इक्वल टू 10⁵ टाइम्स ऑफ टिप ऑफ पिन, जो भी आपकी शार्प पिन, साइज ऑफ टिप ऑफ पिन। ठीक है, तो अगर एक पिन पे मैं न्यूक्लियस को मेजर करता हूं तो उससे करीब 10⁵ टाइम्स ज्यादा साइज होगा एटम का। ये था क्वेश्चन, पढ़ो इसको, नोट कर लो स्क्रीन रोक के। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2 क्लॉक है, क्लॉक ए और क्लॉक 2। ठीक है, एक मंडे को मेजर करती है 12:05। उसी दिन वो मेजर करती है दूसरी वाली क्लॉक 10:15 और 6 सेकेंड। ठीक है, पूरा एक वीक लगाया हमने और चेक किया इसमें कितना एरर आया। एक वीक बाद ये बन गया 12:01:19। मुझे 12 बजे से कोई दिक्कत नहीं है, कितना डिफरेंस यहाँ आया इसको चेक करूंगा। ये भी 10 बजे में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कितना डिफरेंस आया यहाँ चेक करो। क्लॉक 1 में कितना डिफरेंस आया, 1:19। अब है फाइनल, माइनस इनिशियली कितना था 0.05 सेकेंड। तो असलियत में 1:14 का टाइम गड़बड़ कर चुकी है क्लॉक 1। पहले दिन में थी 12:01:19। ठीक है, सॉरी, पहले दिन में थी 12:0:05 और अब कितनी है 12:01:19। तो यहां पर 1:14 का एरर है। एक वीक में इसका एरर जो आता है वो 1:14 का है। अगर मैं क्लॉक 2 की बात करूं तो क्लॉक 2 में यहां था 15:06 और अब है 15:11। 15 तो काट दो, सिर्फ 5 सेकंड का एरर है। इसको ऊपर रखना, ये फाइनल है ना,
फाइनल को ऊपर रखेंगे, इनिशियल को नीचे। तो यहां पर मैंने एक वीक में चेंज देखा। इनिशियली क्या वैल्यू थी, ये, और फाइनली वैल्यू क्या आई, ये। और एरर क्या आया, एक में आया 5 सेकंड, एक में आया 1 मिनट 14 सेकंड। ठीक है, तो यहां पर टोटल करीब करीब 74 सेकंड का फर्क है, और यहां पर सिर्फ 5 सेकंड का। तो कौन सी क्लॉक अच्छी है, क्लॉक 2 ज्यादा अच्छी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी एरर का ही क्वेश्चन है। कहता है हमें, अगर हम पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम मेजर करें और उसकी रीडिंग्स लें। रीडिंग क्या क्या है आपकी, 2.63 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड, 2.80 सेकेंड। तो एक वैल्यू खा गया मैं, 2.56, 2.56 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास 5 रीडिंग है। एक एक्सपेरिमेंट में मैंने 5 रीडिंग निकाली। तो वो कहता है सबसे पहले बताओ आप कि इसमें मीन एरर क्या है। मीन एरर होता है ए सब्सक्राइब बाय एन, और वो होता है सिर्फ रीडिंग्स का मीन। ये तो आपको निकालना आता है, इन सबको ऐड करो, 5 से डिवाइड कर दो। ठीक, 2.63 सेकेंड के आसपास आएगा। अब एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर की बात करूं तो उसको हम डेल्टा एम से दिखाते हैं, और इसके लिए मुझे सबके डेल्टा चाहिए, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और डेल्टा A5। और ये होते क्या है, ये होते हैं मीन वैल्यू माइनस जो भी उसकी रीडिंग है 1 की, मीन वैल्यू माइनस 2 की, एंड सो ऑन। ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव हुए तो भी हम उसको मॉड लगा के पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि एरर हमेशा मैक्सिमम ही मेजर किया जाता है। ठीक, अच्छा, अब बारी आई एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा एम की। तो डेल्टा एम बना डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इन सब की वैल्यू निकालो, उनको जोड़ो और 5 से डिवाइड कर दो। क्लियर, अब 5 से डिवाइड करने पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी डेल्टा एम। डेल्टा एम चेक कर लेना, शायद 0.11 आता है। ठीक, कैलकुलेशन खुद कर लेना बेटा, मेरा मेन काम है आपको ये बताना कि कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं। तो एम आ चुका है आपका 2.63, डेल्टा एम आ चुका है आपका 0.11 सेकेंड। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एरर को, एरर को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, मीन प्लस माइनस एरर या एब्सोल्यूट। इसे बोलते हैं वैल्यू, इसे बोलते हैं एरर, या इसे बोलते हैं मीन एरर, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक, ये बना आपका क्या, टाइम पीरियड पेंडुलम का। तो टाइम पीरियड पेंडुलम का क्या आया आपका 2.63 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड। अगर इसका रिलेटिव एरर निकालना हो तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला सुनिए। रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन एरर। रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन एरर, जो आएगा 0.11 डिवाइडेड बाय 2.62। और परसेंटेज एरर क्या होता है,
रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 जो आएगा 0.11 डिवाइड बाय 2.62 इंटू में 100 परसेंटेज आप जानते हो 100 से मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को शुरू से देख लो, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो एक क्लॉक वाले का, नोट कर लो, वीडियो फ्रीज करके या स्क्रीनशॉट ले लो। आगे आगे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज इज दिस एंड दैट, कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, यहां पे आपको T1 कितना दिया है 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, T2 कितना दिया है 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं आपसे पूछूं चेंज इन टेम्परेचर कितना आया T2 माइनस T1 यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी का मतलब एरर इन चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, टी यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है और डेल्टा टी क्या है एरर इन चेंज इन टेम्परेचर, वो आएगा डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1। अब जरा ध्यान दो, ये जो पीछे लिखा वाला पार्ट है ये डेल्टा है और जो आगे लिखा हुआ पार्ट था वो था वैल्यू, वैल्यू माइनस कर दी। अब इसको माइनस करूंगा तो क्या आएगा 0.5 माइनस 0.5, लेकिन एरर हम हमेशा मैक्सिमम निकालते हैं इसलिए मैं इसे माइनस ना करके ऐड करूंगा और ये आएगा 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो आपका चेंज इन टेम्परेचर आएगा 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। अब चेक करो, एक तो हमने ये निकाल लिया। अब अगर वो कहे कि इसका रिलेटिव एरर निकालो तो वो क्या आएगा चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में, और परसेंटेज एरर निकालो तो वो आएगा 1/30 इंटू 100। चेक कर लो उसको, नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 के लिए आपको 10th क्लास का एक फॉर्मूला आना चाहिए जिसे कहते हैं हम V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ। ठीक है, इसके हिसाब से रेजिस्टेंस जो है वो है V/I, रेजिस्टेंस है V/I, और एरर में कुछ चीजें होती हैं, जैसे अगर मैं एरर में एल्जेब्रिकल सम लेता हूं तो रिलेटिव एरर बनेगा डेल्टा x/x इज इक्वल्स टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B बाय A प्लस B। अगर मैं सब्ट्रैक्शन लेता हूं तो डेल्टा x/x बनेगा डेल्टा A माइनस डेल्टा B अपॉन में A माइनस B। लेकिन आप ध्यान देंगे एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो मैक्सिमम लेने के लिए मैं इसको ऐड कर दूंगा। तीसरा, अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे यानी कि x इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड बाय B लेंगे तो ये बनेगा आपका डेल्टा x/x इज इक्वल्स टू डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा B बाय B। समझो इस बात को, डिवीजन में याद करो लॉग में हम डिवाइड जिस चीज को करते हैं वो सब्ट्रैक्ट होती है, तो बन जाएगा डेल्टा A बाय A माइनस डेल्टा B बाय B। फिर वही एरर मैक्सिमम लेते हैं इसलिए ऐड करना पड़ता है, इसलिए आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फॉर्मूला कैसे दिखाई देता है, सिमिलर दिखाई देता है। पांचवा आता है आपका पावर का। पावर में क्या होता है, हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू A की पावर B। ठीक है, अब तो यहां पे आता है डेल्टा x/x इज इक्वल्स टू B डेल्टा A बाय A। अब चेक करो, अब इन पांचों फॉर्मुलों में से अभी वाला जो न्यूमेरिकल है उसमें ये लग रहा है, आओ उठाओ,
डिवीजन वाला। तो डेल्टा आर बाय आर अगर आपको निकालना हो तो आप लगाओगे डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई। इस बात को समझना। अब यहां पे आपका v कितना दिया है 100 प्लस माइनस 5 और i कितना दिया आपका 10 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट में या एम्पियर में। इस हिसाब से डेल्टा आर बाय आर क्या होगा, डेल्टा वी है 100 5 और डेल्टा आई है 0.2। ठीक है, v आएगा 100 और i आएगा 10। दोनों का एलसीएम लिया 100, ये बन गया आपका 5 प्लस 2। ठीक है, डेल्टा आर बाय आर यानी कि रिलेटिव एरर ऑफ रेजिस्टेंस इज 7/100। क्या मांगा है उसने, रिलेटिव एरर नहीं, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7/100 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो दिखने में दिक्कत आ रही है तो यहां से देख लो, ये बन गया आपका परसेंटेज एरर ऑफ आर। और परसेंटेज एरर ऑफ आर क्या आएगा आपका 7%। जल्दी से इसको देखो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज करके। आगे चलते हैं। दो रेजिस्टर है R1 और R2। R1 देखो कितना है, एक बार मैं देखता हूँ स्क्रीन छोटी हो पाएगी। हाँ हो जाएगी। देखो R1 कितना है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा, ये चेक कर लेना। देखो R1 कितना है 100 ओम प्लस माइनस 3। R2 कितना है 200 प्लस माइनस 4। अब जरा ध्यान दो, ये 100 क्या है R1 और 3 क्या है डेल्टा R1, 200 क्या है R2 और 4 क्या है डेल्टा R2। ठीक है, तो यहां से R सीरीज क्या आएगा R1 प्लस R2 यानी कि 100 और 200 300। यहां से पैरेलल क्या आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम लेते हैं तो आता है 3/200। सॉल्व करते हैं तो पैरेलल आता है 66.6 ओम। ठीक है, सीरीज आ गया, पैरेलल आ गया। अब वो कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंड दैट। ठीक है, एरर भी निकालना है इनका। एरर कैसे निकालें, डेल्टा आर सीरीज में कितना होगा, ऐड हो रहा है ना, सिंपल ऐड कर दो 3 + 4। लेकिन इनवर्स में क्या करोगे, इनवर्स में आता है स्क्वायर, डेल्टा आर पी डिवाइडेड बाय आर पी का स्क्वायर, डेल्टा R1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। तो डेल्टा RP हो जाएगा डेल्टा R1 जो है 3, R1 का स्क्वायर जो है 100, डेल्टा R2 जो है 4 और R2 है 200 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RP का स्क्वायर। चेक करो इसको। ठीक है, ये एनसीईआरटी ने फॉर्मूला दे भी रखा है आपको। 1/R1 इज इक्वल टू पैरेलल के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 डेल्टा आर पैरेलल का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन में R1 का स्क्वायर डेल्टा R2 अपॉन में R2 का स्क्वायर। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है। बस एक इनवर्स वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं था, उसको लिखवा देता हूं मैं यहाँ पे, इसको नोट भी कर लेना बेटा। इनवर्स में क्या चलता है, इनवर्स में चलता है 1/R
एक्स इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b, जो बन जाता है डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे पेज को नोट कर लो, स्क्रीन रोक के स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, अब आता है एग्जाम्पल नंबर 11। वो कहता है रिलेटिव एरर निकालो z का, उसने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो वो बनेगा डेल्टा z अपॉन में z, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, यहाँ है 1/3, जो डिवाइड में है मैं लिख देता हूँ उसको बड़ा करके, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो a की पावर 4 b की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय c d की पावर 3/2। डिवाइड में वो माइनस होना चाहिए, लेकिन एरर हमेशा मैक्सिमम देते हैं, प्लस 3/2 डेल्टा डी बाई डी। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आपको डेल्टा ए और डेल्टा बी दे रखे हो, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको डेल्टा जेड निकालना है तो जेड की वैल्यू निकाल के उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। परसेंटेज एरर निकालना है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर कुछ भी निकाला जा सकता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, पावर आगे आ जाती है, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है। एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई, वो सबके सब ऐड होते हैं। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, एरर का एक और क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t 2π√L/g। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, 2π√L/g। इसको भी हम ड्राइव भी करेंगे, एक एग्जांपल है इसका। मेजर द वैल्यू ऑफ L, मेजर वैल्यू ऑफ L 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। अब ध्यान दो, 20 सेंटीमीटर वैल्यू है L की, और ये जो 1 mm है, जिसका मतलब है 0.1 सेंटीमीटर, वो है डेल्टा L। क्योंकि ये जो चीज दी हुई है आपकी, अप टू, नोन टू इतना एक्यूरेसी, ये एरर है, इसे बोलते हैं लीस्ट काउंट। इससे कम नाप नहीं सकता है, लीस्ट काउंट एरर, ध्यान रखना बेटा। अब और जिसका जितना छोटा लीस्ट काउंट, वो उतना सेंसिटिव और उतना ज्यादा प्रिसाइज। फॉर टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इट फाउंड टू बी 90 सेकेंड। अच्छा, आपके पास एल आ चुका, डेल्टा एल आ चुका। अब दूसरी चीज आ रही है टाइम। टाइम आया आपके पास 90 सेकेंड, कैपिटल टी से दिखा रहा तो कैपिटल सी से दिखा लो। फिर दोबारा विद रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, तो उस वो कम से कम 1 सेकेंड मेजर करती है रिस्ट वॉच। ये भी क्या है, लीस्ट काउंट। ठीक, आगे चलो। अब वो कहता है जी में एरर निकालो, अभी निकालते। पहले फॉर्मूला लिखो, t इक्वल्स टू 2π√L/g, स्क्वायर कर दो, t स्क्वायर इक्वल्स टू 4π² L/g। जी कितना आ गया, 4π² L/t²। डिफ्रेंशिएट कर दो डेल्टा जी बाई जी एरर निकालने के लिए। ये कांस्टेंट है, इसमें एरर नहीं आता। डेल्टा L/L डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई, प्लस ये आता है और पावर आगे आ जाती है। अभी यही सब बताया था ना। अब चेक करो, डेल्टा एल दे रखा है, हाँ जी दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। एल दे रखा है, हाँ 20 सेंटीमीटर। टी दे रखा है, हाँ 90 सेकेंड। डेल्टा टी दे रखा है 1 सेकेंड। क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब खाली डेल्टा जी निकालना हो तो वो भी निकल जाएगा। जो भी है उसको जी यानी कि 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना। परसेंटेज इन डेल्टा जी निकालना, वो भी निकल जाएगा। डेल्टा जी बाय जी को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज एरर आ जाएगा। चेक करो इसको, नोट करना चाहो तो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो। ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड इतनी, तो क्यूब की जो साइड है वो है 7.203 मीटर। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू appropriate
सिग्निफिकेंट फिगर। इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना होगा। मैं बताता हूं आपको सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर, मान लो एक नंबर है 5321 जिसमें सारे नॉन जीरो है, तो सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा बनेंगे। तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर है 4। दूसरा, एक नंबर है जिसमें 2 जीरो है लेकिन दोनों नॉन जीरो के बीच में, तो भी वो काउंट होंगे। वो नॉन जीरो जो वो जीरो जो नॉन जीरो के बीच में आते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, उनको महत्व दिया जाता है, उनको वैल्यू दी जाती है। अगर किसी नॉन जीरो के पीछे जीरो आए तो उसको सिग्निफिकेंस नहीं देते, किसी नॉन जीरो के आगे आए तो भी सिग्निफिकेंस नहीं देते। देखो यहां दिखने को 3 फिगर दिख रही है लेकिन मैं सिर्फ एक नॉन जीरो को फिगर दे रहा हूं, पीछे वाले को नहीं दे रहा। यहां दिखने को 5 दिख रही है लेकिन मैं सिर्फ पीछे वाली 2 को दे रहा हूं, आगे को नहीं दे रहा। आगे इसके बाद बारी आती है, अगर मैं एक नंबर लिखूं 1.00 तो डेसिमल के बाद जितने भी जीरो होंगे सारे सिग्निफिकेंट होंगे। वो ये बताते हैं मैं डेसिमल के बाद कितना एक्यूरेटली मेजर करता हूं। तो कभी कोई कहे कि 1.0, 1.00 और 1.00000 में से कौन ज्यादा सिग्निफिकेंस है, ये। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 6, इसमें 3 और इसमें 2। हटाओ, ठीक। अब अगर कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ 6.022 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर है हमारा, तो एक्सपोनेंशियल का कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही बताएंगे। कोई एक्यूरेट नंबर हो जैसे 20x, 33 स्टूडेंट्स, तो हम उनको इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर में देखते हैं। क्यों? क्योंकि 33 का मतलब है 33 के बाद कितने जीरो, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये थी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर। एक बार इसको देख लो, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? चले आगे। देखो, अच्छा लगे हाथ एक राउंड ऑफ और सीख लो। राउंड ऑफ, अगर ये एक नंबर है और मुझे इसको हटाना है तो इसको बोलते हैं हम डिलीटिंग डिजिट, और उसके बाद वाला बच जाता है लास्ट डिजिट। ठीक है, डिलीटिंग डिजिट को डिलीट करते वक्त हम ये देखते हैं 5 से बड़ा या छोटा। अगर 5 से बड़ा है तो लास्ट डिजिट को 1 बढ़ा दो। क्लियर? अगर ये 5 से बड़ा है तो लास्ट डिजिट को 1 बढ़ा दो, और अगर ये 5 से छोटा होता तो लास्ट डिजिट में कोई चेंज नहीं आता। याद रखना, अगर डिलीटिंग डिजिट 5 से छोटा है तो लास्ट डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा, 5 से बड़ा है तो लास्ट डिजिट को 1 बढ़ा दो। अगर 5 ही आ जाए तो चेक करो ये लास्ट डिजिट कैसा है। अगर ये इवन है, ये 5 है और ये इवन है, तो उसको डिलीट करते वक्त कोई चेंज मत लाना। और फिर से अगर ये 5 है और ये ऑड है, ये 5 है और ये ऑड है, तो डिलीट करते वक्त 1 बढ़ा देना। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं, 5 से बड़ा है तो हर हाल में इंक्रीज 1, 5 है तो 2 कंडीशन, ऑड के लिए 1 इंक्रीज कर दो, इवन के लिए कोई इंक्रीज मत करो, सेम रखो। ठीक है, अब पढ़ते फिर दोबारा इसी एग्जांपल को। एग्जांपल नंबर 13 कहता है साइड दे रखी है आपको, सरफेस एरिया निकालो। अब सरफेस एरिया को मैं कैपिटल ए से लिख रहा हूं, वो कितना होगा? अच्छा, आप जानते हो क्यूब क्या होता है? क्यूब में ऐसे 6 स्क्वायर होते हैं। अपने कमरे को देख लो, इस कमरे में 4 दीवारें हैं और एक छत और एक फर्श, तो 6 दीवारें हो गई टोटल। एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई में 7.203 का स्क्वायर करो। याद रखना, डेसिमल के बाद सिर्फ 3 ही डिजिट आए। ठीक है, 3 ही डिजिट आए, सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगी।
अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है उसको राउंड ऑफ करके वहां तक पहुंचा दो जहां तक डेसिमल के बाद उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर हो जितनी यहां दे रखी है। वॉल्यूम की बात करें तो ए का क्यूब, कैलकुलेट आप करना जानते ही हो, बस डेसिमल के बाद 3 तक ही आना चाहिए। ज्यादा आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ कर दो, ठीक है, और कम आ रहा है तो 0 लगा के राउंड अप कर दो। अगला देखते हैं, 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाई इतना वॉल्यूम, ठीक है, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। तो अब डेंसिटी आप जानते हो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, एक बात। दूसरी बात, मास कितना है 5.74 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 1.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर डेंसिटी की यूनिट होती है? हाँ, सीजीएस यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी आंसर आएगा उसकी सिग्निफिकेंट फिगर 2 में होनी चाहिए। अगर दोनों की सिग्निफिकेंट फिगर अलग हो तो आंसर रिजल्ट की होनी चाहिए मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में। रिजल्ट होना चाहिए आपका मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये डायमेंशन का क्वेश्चन है। कहता है मान लो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच, ये अगर विजिबल ना हो रहा हो, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच। यहाँ पे m मास है, v वेलोसिटी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट है, मैं जानता हूँ। चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो सबसे पहले लो LHS, LHS जिसकी डायमेंशन हमें निकालनी है वो है हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती, मास की होती है m1, वेलोसिटी की होती है L1 t-1। चेक करो, और ये बेटा आपको याद होनी चाहिए, कुछ डायमेंशन कम से कम 20-25 डायमेंशन मैंने आपको लिखवा रखे, वो लर्न करनी है आपको, उसके बाद ये क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। तो ये बना m1 L2 t-2 जो एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी की डायमेंशन है। ऐसे ही mgh की डायमेंशन चेक करी, RHS की, मास की m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ही होता है L1 t-2, और हाइट की L1। तो ये आई आपकी m1 L2 t-2। क्या दोनों इक्वेट कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। तो डायमेंशनली LHS इज इक्वल्स टू RHS, जिसका मतलब है दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ये फॉर्मूला डायमेंशनली ही क्यों करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट नहीं है, नहीं, क्योंकि डायमेंशन को ये हाफ पढ़ना नहीं आता, कांस्टेंट पढ़ना नहीं आता। अगर यहाँ पर 100 mgh भी लिखा होता तो भी डायमेंशन इसको करेक्ट ही बताते, उसे कांस्टेंट पढ़ना नहीं आता, ये लिमिटेशन है डायमेंशन की। अगला क्वेश्चन, अब वो कहता है SI यूनिट होती है एनर्जी की जूल, और जो जूल होता है वो होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब वो कहता है स्पीड की इतनी होती है, इसकी इतनी होती है, हमें सबकी पता है। इन दी हुई इक्वेशंस में से कौन सी आपको ठीक लग रही है, कौन सी गलत, ठीक। ये के क्या है? के है काइनेटिक एनर्जी। के क्या है? काइनेटिक एनर्जी, जिसकी मैं डायमेंशन जानता हूं m1 L2 t-2। अब आपको चेक करना है कि क्या RHS ठीक है। देखो दूसरा फॉर्मूला तो बिल्कुल ठीक है, हम नाम से जानते हैं हाफ एम बी स्क्वायर। पहले फॉर्मूले में क्या दिक्कत है? m का स्क्वायर, यानी कि m की पावर 2 हो गई, m की पावर तो 1 होनी चाहिए, गलत है। यहाँ पर m1 और एक्सेलरेशन होता है L1 t-2, ये तो फोर्स की डायमेंशन है, गलत है। तीसरा 3/16 की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी होगी m1 और इसकी होगी L1 t-2, मैंने बताया था t-1 का स्क्वायर, और ये भी फॉर्मूला ठीक आ गया। जबकि ये फॉर्मूला ठीक नहीं है, ये फॉर्मूला सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि 3/16 एक कांस्टेंट है और डायमेंशन को कांस्टेंट पढ़ना नहीं आता। अब नीचे देखो k इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम ए, हाफ एम बी स्क्वायर तो ठीक है, प्लस एम ए गलत है। यहाँ पे ये कह रहा है हाफ एम बी स्क्वायर में m1 L2 t-2, सीधा समझ में आ गया? स्क्वायर करके दिखाऊं? ए स्क्वायर है ऐसे L1 t-1 का, जो बन जाता है m1 L2 t-2, ठीक है, प्लस एम ए का क्या है m1 और ए का L1 t-2। दो अलग डायमेंशन कभी ऐड ही नहीं हो सकती, दो अलग यूनिट कभी ऐड ही नहीं हो सकती। इस पूरे पेज में गलती कर रखी है मैंने, वो है ये, जब भी आप कभी डायमेंशन लिखोगे तो उस पर स्क्वायर ब्रैकेट जरूर बनाएंगे।
ठीक है, नहीं तो मैम मार्क्स काट लेंगे। करो क्वेश्चन रीड करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चले आगे, नोट करते रहना बेटा साथ के साथ। अगला देखो, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम having a bob attached to a string that oscillate under the action of the force of gravity. Suppose that the time period of the oscillation of simple pendulum depends on, time period depend करता है length पे, mass पे, acceleration due to gravity पे। इनकी पावर a b c बना दी मैंने, ठीक। t is directly proportional to l raised to the power a, m raised to the power b एंड g raised to the power c। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटते ही आता है कांस्टेंट k, ठीक। कांस्टेंट k की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब यहां पे इसकी डायमेंशन उठाओ, मास नहीं है, m0 l0 t1, ऐसे ही इनकी डायमेंशन उठाओ, l1 की पावर a, m1 की पावर b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कहेंगे l1 t माइनस 2 की पावर c। अब यहां पे मास की पावर देखो आप, b, लेंथ की पावर देखो आप, a प्लस सी, टाइम की पावर देखो 2c, किसके इक्वल है, m0 l0 t1। कंपेयर पावर ऑफ m l t। तो m को कंपेयर करने पे मुझे मिलता है 0 इज इक्वल्स टू b, b तो 0 हो गया। लेंथ को कंपेयर करने पे मुझे मिलता है 0 इज इक्वल्स टू a प्लस सी, सॉल्व करेंगे। और t को कंपेयर करने पे मुझे मिलता है 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2c। तो c कितना आ गया, -1/2। इसको उठा के इधर पुट करना, a इज इक्वल्स टू माइनस सी, माइनस ऑफ माइनस हाफ, a कितना आ गया आपका हाफ। तीनों वैल्यू आ गई, चेक करो। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, छोटा कर देते हैं उसको पहले। देखो इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये, तो वैल्यू बनेगी t इज इक्वल्स टू k, l की पावर a आया हाफ, m की पावर b है 0, और g की पावर c कितना है, -1/2। माइनस का मतलब अपॉन में चला जाएगा। t इज इक्वल्स टू k l g, पावर दोनों की हाफ को आप अंडर रूट से भी दिखा सकते हो, t इज इक्वल्स टू k अंडर रूट l/g। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक न्यूमेरिकल किया था, उसके अंदर इस k की वैल्यू थी 2π, ठीक है। चेक करो इसको, नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, अगले पे चलते हैं। चलो, यहां होती है आपकी एनसीईआरटी लेसन नंबर 2 के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स समाप्त। यहां आपकी कथा समाप्त। राधे राधे।